चलिए देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। देखो यहाँ पे जो वेजेस डिसाइड होता है बेटा लेबरों का किसके बेसिस पे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही होगा। देखो डिमांड एंड सप्लाई, जैसी डिमांड होगी जैसी सप्लाई होगी उसी के बेसिस पे वेजेस रेट तय होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन डिमांड फॉर लेबर किस लिए होता है, जब इंटरप्रेन्योर को आवश्यकता पड़ती है, प्रोड्यूसर जो काम करवाता है आपसे उसको जब आवश्यकता होती है तभी वो डिमांड भी करता है। ठीक है, जब उसको नई डिमांड होगी तो वो नई डिमांड करेगा लेबरों की। इट मीन्स नंबर ऑफ लेबर विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एम्प्लॉय एट अ गिवन रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, मैक्सिमम वेजेस ऑफ द लेबर विल बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वही है कि जो मैक्सिमम वेजेस होती है, ठीक है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के क्या होती है, इक्वल होती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, मुझे जितना लेबर की आवश्यकता है उसके बेसिस पे जो वेजेस डिसाइड होता है वही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, मॉडर्न वेजेस बोलता है। ठीक, लेकिन डिमांड फॉर जो लेबर है वो कई सारे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैंने बताया था कि कमोडिटी, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तभी आप लेबर बढ़ाएंगे, अगर आप प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं तो लेबर की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही रखते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, इसलिए देखो लिखा है इफ द डिमांड फॉर लेबर इज, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर किसके कौन सी डिमांड होती है बेटा, डिराइव डिमांड होती है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होती है कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से डिमांड फॉर लेबर होगी। तो इफ द डिमांड फॉर दोज गुड्स इज लेस, अगर उस गुड्स की डिमांड क्या है, कम है, तो मुझे कम लेबर की डिमांड होगी। अगर मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई चल रही है तो मैं क्या करूंगा, लेबरों की संख्या भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड होती है। यही चीजें उसमें गायब थी किसमें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और भी जितने अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर कैपिटल सॉरी लैंड कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इनकी कॉस्ट अगर बहुत हाई है तब लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इनकी कॉस्ट कम है तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। देखो लिखा है इन्फ्लुएंस बाई प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर, कि हम लेबर की जगह इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं। इफ अदर फैक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, इफ अदर फैक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन लेबर, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर लेबर्स। ठीक है, कि अगर अदर फैक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो उस केस में आप लेबर की डिमांड बढ़ाएंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेबर की डिमांड को कम कर देते हैं। इसीलिए लिखा है कि इफ अदर फैक्टर आर चीप, लेस डिमांड फॉर लेबर, कि अगर अदर फैक्टर क्या हो गए, सस्ते हो गए, तो हम डिमांड क्या कर देंगे, लेबर की कम कर देंगे, मशीनरी का इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी कंडीशन, मोर यूज ऑफ मशीनरी। ठीक है, कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होने लगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे लेबर की जगह। ठीक, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल स्टिमुलेट डिमांड फॉर लेबर, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तब लेबर की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, कि मैं अपने कंपनी के अंदर या मैंने कोई दूसरा ब्रांच खोल दिया अपना, तो मैंने पैसा लगाया होगा, तो वहाँ पे फिर लेबर की आवश्यकता पड़ेगी ना। देखो नई मशीनरी लगाऊंगा तो डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, पैसा लगाऊंगा, तो तब क्या करूंगा, लेबर की डिमांड बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसीलिए देखो जब वेजेस ज़्यादा होता है तो डिमांड फॉर लेबर क्या होती है, कम होती है, और जहाँ वेजेस कम होगा डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड का यही कंडीशन है, डिमांड का करो इसीलिए ऐसे है। ठीक है, कि जब वेजेस हाई है तो डिमांड कम है, जब वेजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा। ठीक है, इस केस में। अच्छा, फिर आता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब कितने वर्कर्स या लेबर जो हैं हमारे कंट्री के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ आवर्स फॉर विच अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेजेस रेट, मतलब कितने वर्कर्स या लेबर्स हैं हमारे देश के अंदर जो कि काम करना चाहते हैं डिफरेंट वेजेस रेट पे, उन्हीं को सप्लाई ऑफ लेबर भी बोला जाता है। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर तीन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। पहला क्या था बेटा, मैं बताया भी हूँ, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है मॉनेटरी, पैसा, कि पैसा किस हिसाब से दे रहे हैं उसके बेसिस पे वो लोग अपना काम करते हैं। दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, वर्किंग कंडीशन, फैमिली का मैटर, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं किसके, काम करने पे। ठीक है, और तीसरा था साइकोलॉजिकल फैक्टर, उनका मन नहीं है अब काम करने का तो काम छोड़ देते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या है, दिमाग से चल रहे हैं कि आपको लग रहा है नहीं यार अब काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी वजह से भी सप्लाई ऑफ लेबर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो तीनों का मैंने बताया भी है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, डिजायर टू इंक्रीज मॉनेटरी इनकम, बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे और मॉनेटरी इनकम के बेसिस पे जो फैक्टर जो सप्लाई ऑफ लेबर में कम ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कि अगर वेजेस बढ़ा तो काम करने लगेंगे, वेजेस घटा काम सप्लाई घट जाएगी, ऐसा कहना है इसका ये मतलब है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा नहीं वहाँ मायने रखता है, वहाँ पे आपका वर्किंग कंडीशन, सोशल कंडीशन, फैमिली का इन्वायरमेंट वो भी मायने रखता है कि आप किस इन्वायरमेंट में जीते हैं। ठीक है, आपका जो कंपनी है वो किस वर्किंग कंडीशन में आपसे काम कराती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं। और तीसरा क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि हाउ मच टाइम ही रेडी टू डिवोट, कि वो कितने समय तक के लिए ही वो काम कर सकता है आपके यहाँ, कितने समय के बाद वो छोड़ के चला जाएगा उसको भी नहीं पता है। ठीक है, दिमाग उसका कह रहा है कि नहीं अब काम नहीं कर पाते, हेल्थ उसकी कह रही है कि अब आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं।
तो उस समय सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कोरोना में लोग काम नहीं करना चाहते थे, घर भाग गए, तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गया। ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि मेरी क्या हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो मैं काम कैसे करूंगा, इसीलिए वो घर भाग गए। लेकिन जब लगा कि भाई 1 साल बाद सही हो गया, तो फिर लोग अपने क्या बोलते हैं, काम के आशियाने के ऊपर क्या रखने लगे, लौटने लगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो उस समय क्या हो गया था, प्रोडक्शन कम हो गया था, डिमांड फॉर लेबर भी कम हो गई थी, क्योंकि कंपनी को भी पता था कोई काम करने नहीं आएगा, सब लोग डरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, फिर से बुला लिया उनको। तो ये चीज़ होती कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि वो कितने साल तक आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, या कितना उसके दिमाग में लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, उसके बाद वो काम छोड़ भी देता है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लेबर इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। अच्छा, इसका डिमांड करो, देखो, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर द सप्लाई कर्व कैन बी बैकवर्ड स्लोपिंग। मैंने बताया था ना कि शुरू में सप्लाई तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर हम समझ रहे हैं, जब लोग सोचते हैं कि नहीं अब इतना पैसा मिल रहा है कि मैं अब काम नहीं करूंगा, तो लोग उसकी वजह से क्या हो जाता है, सप्लाई करो ऐसे हो जाता है। ठीक है, कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो रही है, कम होने लगी। ठीक है, इसलिए देखो लिखा है चेंज ऑफ वेजेस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, राइज इन वेजेस रेट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, इट इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कि मतलब शुरू में जब आप काम करने आते हैं तो आपको लगता है जितना ज़्यादा वेजेस होता है तो और काम अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो उस समय सब क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो इनकम इफेक्ट है, बेटर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द लेबर नाउ प्रीफर लेजर टू वर्क, इनकम इफेक्ट इज निगेटिव। मतलब उसको लगता है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता तो बड़ा सही रहता, क्योंकि उनको उसको इतनी इनकम मिल रही होती है कि वो रेस्ट करने लगता है। जैसे जैसे टीचर की नॉर्मली बोल दूँ कि टीचर एक है, ठीक है, और वो शुरू शुरू में किसी स्कूल में जॉब करने गया, उसको 20,000 मिल रहा है, तो उसकी इनकम बढ़ती चली जा रही है, तो वो और ज़्यादा एक्टिव होता चला जा रहा है, मैंने बताया ना। और जहाँ 70-80 हज़ार उसकी इनकम होगी, तो वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, वो सोच रहा है यार जितना आराम कर लें, जैसे प्रोफेसर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि शुरू में कम पैसा मिलता है तो वो खूब अच्छे से काम कर रहे होते हैं, और जहाँ 1.5-2 लाख सैलरी हो जाती है, 55 साल के हो जाते हैं, फिर कहते हैं अरे छोड़ो यार कौन पढ़ाएगा। ठीक है, लेजर टू वर्क होने लगता है, ये नियम है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, लोगों को नहीं लगता, लेकिन ये सबके साथ होता है कि वो पहले की अपेक्षा कम काम करने लगते हैं। ठीक है, जब कम पैसा मिल रहा था ना, तब खूब काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए था कि वेजेस बढ़े, और जब उनको लगा यार कि मेरी सारी ज़रूरतें जब पूरी होने लगी हैं, तो अब मुझे ज़्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, निकाल तो सकते नहीं है भाई, जितने यहाँ मैं 15 साल काम कर चुका हूँ, 20 साल, और गवर्नमेंट जॉब में तो वैसे भी कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, काम करूँ चाहे ना करूँ। ठीक है, बस कोई इलीगल एक्टिविटी में फंसना नहीं चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, आप कम काम करिए, 4 क्लास बोला गया, 2 ही क्लास ले रहे हैं, तभी फुल पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो वो किसका इफेक्ट है, वो इनकम का इफेक्ट है। लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, शुरू में लोग अपने वेजेस रेट जब बढ़ते हैं तो खूब काम करते हैं, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि यार अब मुझे काम नहीं करना है, ठीक है, अब मैं कम काम करके भी इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो उस समय सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, वही लिखा है कि इंक्रीज वेजेस हैज टू कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट। कौन से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट होते हैं बेटा, सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज इंप्लॉयमेंट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से क्या होती है, इंप्लॉयमेंट आपकी बढ़ती है, लेकिन इनकम इफेक्ट से कम होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से शुरू में सप्लाई तो बढ़ती है, लेकिन आपके इनकम इफेक्ट से सप्लाई क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि शुरू में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, बट इनकम इफेक्ट से क्या होता है, सप्लाई ऑफ कर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसका कर्व कैसा है, शुरू में बढ़ा, ठीक है, वेजेस भले बढ़ गया, लेकिन सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई। मतलब वेजेस जब घटेगा तभी सप्लाई बढ़ेगी, तभी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये, वेजेस कम है तभी सप्लाई ज़्यादा है। वेजेस जब खूब ज़्यादा होगी, जब इनकम से ज़्यादा, जैसे होता है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा होने लगा, कि अब मुझे इतना मिलना चाहिए था, ठीक है, कि 120 रुपये मिलना चाहिए था, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अब मैं काम करना कम करने लगूंगा। ठीक है, लेकिन शुरू में खूब कर रहा था। ठीक है, शुरू में मेरा 20 रुपये ही था, तो खूब काम कर रहा था, बढ़ते बढ़ते 120 हो गया। ठीक है, अब लगा कि नहीं यार अब नहीं करना चाहिए उतना काम। ठीक है, काम करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना इसके इसके बीच कर रहा था, इसीलिए उस समय क्या हो जाती है, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाती है। अच्छा, और वही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे आपका डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, वेजेस, सप्लाई फिक्स होती है, डिमांड चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे वेजेस डिसाइड होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम वेजेस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वहीं पे वेजेस रेट डिसाइड होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन लेबर विल गेट वेजेस इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वीएमपी। ठीक है, जहाँ पे एमआरपी एआरपी के क्या होता है, बराबर होता है, एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस के बराबर होता है। यही तो पढ़े थे, ठीक है, पिछले वाले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में। ठीक, अच्छा, देखो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये डिमांड और ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेजेस है। ठीक है, अगर मैंने बताया था ना कि वेजेस को जहाँ कम करेंगे, वेजेस को जहाँ मैं कम करूँगा, डिमांड कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी, ये तो पढ़े ना भी पीछे।
वेजेस कम किया, डिमांड घट गई, लेकिन सप्लाई बढ़ गई। वेजेस बढ़ाया, डिमांड घटी, सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कट किया, ये वेजेस है। ठीक है, ये डिमांड का करो और ये सप्लाई का करो। ठीक है, वेजेस घटी, ठीक है, सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, ये है। ठीक है, वेजेस घट गया मान लो, और वेजेस जब बढ़ाया, ठीक है, वेजेस बढ़ाया तो क्या हुआ, ठीक है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, ये नियम होता है। ठीक है, उल्टा बता दिया था कि वेजेस जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है तब तक तो ठीक होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन जहाँ वेजेस बढ़ाएंगे आप, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाती है, और जब वेजेस घटाते हैं तो क्या हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखें। अच्छा, फिर शॉर्ट रन में तीन कंडीशन, कौन कौन से बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और तीनों के डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, देखो। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एमआरपी से ऊपर एआरपी इसको काटती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर पे। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एमआरपी को एआरपी उसके एक एकदम सेम मेन पॉइंट से काट रही होती है, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद लॉस कब होता है बेटा, जब एमआरपी को एआरपी उसके नीचे से काटती है, उसके पॉइंट से। ठीक है, ये कंडीशन लॉस की होती है, लेकिन लॉन्ग रन की केस में हमेशा कंपनी को कंपनी अपना नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, और वहाँ पे मार्जिनल वेजेस और एवरेज वेजेस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अच्छा, वही लिखा है, लॉन्ग रन की केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये चारों बराबर होते हैं, ए डब्ल्यू एम डब्ल्यू ए आर पी और M। ठीक है, ये सब पीछे पढ़ाया था आपको। ठीक, ये डायग्राम वही है सेम। ठीक है, लेकिन इम्परफेक्ट में अलग है। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन ये किसने दिया था बेटा इम्परफेक्ट मार्केट, जॉन रॉबिन्सन और पीगू ने। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट के बेसिस पे वेजेस डिटर्मिनेशन हमको सिखाया था, और इन्होंने भी एक मार्केट को लिया है, कौन से मार्केट, मोनोसोनी। मोनोसोनी कहाँ होता है, जहाँ पे सिंगल फर्म होती है, जहाँ पे एक ही फर्म या सेलर है, वही डिसाइड करेगा कि वेजेस कैसा होगा। तो इसमें उन्होंने बोला कि अगर वेजेस जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगी, और वेजेस जितना कम होगी डिमांड फॉर लेबर कम होगी। ठीक है, कि अंडर मोनोसोनी देयर विल बी द सिंगल फर्म, इफ ही डिमांड्स मोर वेजेस ही विल पे मोर, सॉरी, यहाँ पे ही विल मैंने लिखवाया था ना, डिमांड, अगर उसे ज़्यादा लेबर की डिमांड है तो वो उसे ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा, अगर उसे कम लेबर की डिमांड है तो उसे कम वेजेस देना पड़ेगा। यही तो नियम होता है ना, कि अगर कम लेबर को रखूंगा तो कम वेजेस दूंगा, ज़्यादा लेबर को रखूंगा तो ज़्यादा वेजेस दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ठीक, उसके बाद क्या है, शेप ऑफ ए डब्ल्यू एंड एफ डब्ल्यू विल डिफरेंट। यहाँ पे तो बराबर था दोनों पीछे वाले में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए डब्ल्यू विल लाई बिलो एम डब्ल्यू, ए डब्ल्यू हमेशा एम डब्ल्यू से नीचे रहेगा। इसके कहने का मतलब, सॉरी सर उल्टा बना दिया, ए डब्ल्यू हमेशा एम डब्ल्यू से नीचे रहेगा। फर्म विल बी एम्प्लॉयड टिल एम आर पी इज इक्वल टू, जहाँ पे एम आर पी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेजेस के बराबर होगी, वहीं पे वेजेस रेट तय होगा। ए डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट ए डब्ल्यू विल बी लेस देन एम डब्ल्यू, वही लिखा हुआ कि ए डब्ल्यू लेस होती है किससे, एम डब्ल्यू से या एम आर पी से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, लेबर विल गेट लेस वेजेस देन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक्सप्लॉयटेशन विल बी अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम वेजेस रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं सिंगल सेलर हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, कम वेजेस पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपसे चाहता हूँ। ठीक है, तो कम वेजेस पे जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपसे चाहूँगा तो क्या होगा, आपको एक्सप्लॉयट करूँगा, आपको बुरी तरीके से यूज़ करूँगा और आपसे प्रोडक्शन करूँगा, यही तो होगा ना। तो इसीलिए जहाँ पे मोनोसोनी मार्केट होता है, जहाँ पे सिंगल सेलर होती है, सिंगल फर्म होती है, तो वो क्या करती है, कम वेजेस रेट पे आपसे खूब ज़्यादा प्रोडक्शन कराती है, और लेबरों का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि वो जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रखना चाहिए, जैसे 10 रुपये रखना चाहिए, लेकिन आपको दे कितना रही है, 8 रुपये। ठीक है, जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 10 रुपये, लेकिन मोनोसोनी मार्केट है तो मोनोसोनी मार्केट बोल रही है कि नहीं, हम 8 रुपये वेजेस देंगे, मतलब क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, और यही होता है इसमें। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट में। तो इम्परफेक्ट मार्केट क्या बोलता है, देखो, एम डब्ल्यू हमेशा ज़्यादा होगा किससे, ए डब्ल्यू से। ठीक है, ये एम आर पी, ठीक है, इसके ऊपर से थोड़ा सा क्या जाएगी, ए आर पी वाली लाइन, और यहाँ इसको टच कर दिया। ठीक है, और ए डब्ल्यू को जो टच करती है लाइन ए आर पी, ये क्या होती है, यही वेजेस रेट होती है, सॉरी ये वाली रेट है, ये वेजेस रेट इतनी होनी चाहिए, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, इतना दे कितना रहे हैं,
इतना ही वेजेस दे रहे हैं, देना कितना चाहिए, इतना देना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं ये, ठीक है, ARP और MRP, इतना वेजेस देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कम ही तो दे रहे हैं ना इतना। और जब इतना कम देंगे तो क्या होगा, एक्सप्लॉटेशन होगा। ठीक है, मैंने बोला ना कि देना कितना चाहिए, इक्विलिब्रियम कट कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। ये MW की लाइन है और ये AW की लाइन है, ठीक है, MW हमेशा AW से ज़्यादा होगा, अभी पढ़े भी हैं, ठीक है। ये ARP की लाइन, ठीक है, और इससे ऊपर ही कट करेगी थोड़ा सा ARP की लाइन, ARP है और ये MRP है। तो जहाँ ये दूसरे एक दूसरे को टच करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है, ये वेजेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है वो कितना वेजेस दे रही है, ये सप्लाई का, ठीक है, तो इतना वेजेस दे रही है, ठीक है। जब वेजेस इतना ही दे रही है, इतना देना चाहिए लेकिन इतना दे रही है, इसका मतलब क्या है, जो इसके बीच का आपको गैपिंग दिख रहा है, मतलब क्या, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो ये 12 रुपये है और दे रही है 6 रुपये, ठीक है। तो जहाँ पे सिंगल सेलर और सिंगल फर्म होगी वहाँ पे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम वेजेस दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि आपसे कम पैसे में ज़्यादा काम करा, ठीक है, और आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जब इम्परफेक्ट की बात आती है तो हर कंपनी चाहती है कि दूसरे के यहाँ से मेरे वेजेस रेट कम हो, ताकि मैं कॉस्ट को कम करके क्या करूँ, प्राइसिंग बढ़ा के मैं प्रॉफिट कमा सकूँ, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ना। परफेक्ट में क्या है, सब लोग एक तरीके से क्या बेच रहे हैं, एक ही प्राइसिंग पे सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 10 रुपये के आलू आलू बेच रहा है, मैं भी 10 रुपये किलो आलू बेच रहा हूँ, मुझे कोई घाटा है, कोई घाटा नहीं। लेकिन जब मैं मोबाइल कंपनी हूँ और मेरे से कंपटीटर 12 लोग ज़्यादा हैं, तब वहाँ पे मैं क्या करूँगा, कम से कम वेजेस रेट तय करूँगा, कि जितना कम वेजेस होगा, जितना चीप वेजेस पे मुझे अच्छे लोग मिल जाएंगे, मुझे उतना फ़ायदा हो जाएगा, तभी मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा। अगर मैं कहीं वेजेस रेट ज़्यादा देने लगा तो मेरा सर्वाइवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला यही तो तैयार है आप पे। अगला वाला जो फ़ोन आपने लॉन्च किया 12,000 में, वही फ़ोन उसको 10,000 में लॉन्च कर दिया, कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, चीप लेबर की वजह से, कि आपने कम सस्ते दाम पे आपने क्या लिया है, लेबर को हायर किया है, और सेम मोबाइल उतने में ही बना दिया और 10,000 में मिल लगा, ठीक है, सेम फीचर सेम सारी चीज़ें, कैसे पॉसिबल है लेबर की चीप होनी, ठीक है। तो जब लेबर चीप हो गए तो क्या हो गया, नहीं तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो लेबर को बढ़ाने की जरूरत नहीं, उसी लेबर क्या बोलते हैं, वेजेस रेट पे आप सारा काम करा रहे हैं उनसे, ठीक है। तो इम्परफेक्ट में कई सारे कंपटीटर होने की वजह से वेजेस रेट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इन परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पे क्यों रहते हैं हम लोग, क्यों 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 रहते हैं ऐसे बेटा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा मार्जिनल वेजेस एवरेज वेजेस की क्या होती है, बराबर होती है, और जब कभी चेंज नहीं होगा तो आप हमेशा किस में रहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे रहेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों कंडीशन हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको अगर बचे रहना है तो हमेशा क्या क्या करना पड़ेगा, कम वेजेस रेट को हमेशा तय किए रहे, अगर आपको मार्केट में रहना है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, और वो क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। कि मॉडर्न थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन ए रॉबिन्सन पिगू ने ये इम्परफेक्ट मार्केट वाला दिया था, और उसको किसने दिया था बेटा, वो थुनन, ठीक है, इन 1833। चलिए ठीक है, उसको याद रखिएगा, वो MCQs में पूछा जाता है, लेकिन अगर लिख देंगे एग्जाम में ना तो आपको नंबर अच्छा मिलता है। चलिए ठीक है।